तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है फिर मैं एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी लेकर आया हूँ। तो दोस्तों आपने लव मैरिज के बारे में जो है कई कहानियाँ कई स्टोरी सुनी होंगी, लेकिन जो आज मैं लव ट्रायंगल के बारे में बताने जा रहा हूँ उसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये लव ट्रायंगल एक बड़ी ही भयानक ट्रेजेडी में बदल जाती है और इसका अंत 3 मौतों से होता है। सबसे बढ़कर इस केस में पुलिस को इन 3 मौतों के लिए जिम्मेदार कल्प्रेट्स, मोटिव, एविडेंस सब कुछ मिल जाता है, लेकिन फिर भी पुलिस इन 3 मौतों के लिए किसी को भी सजा नहीं दिलवा पाती। केस तक बंद कर दिया जाता है। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि पुलिस को इतने बड़े केस की जो जांच होती बंद करनी पड़ती है? इस केस में मरने वाले कौन थे, उनकी मौत कैसे हुई थी और इस शॉकिंग केस की पूरी कहानी क्या थी? तो चलिए जानते हैं पूरी डिटेल से। तो दोस्तों वीडियो में जो है आगे बढ़ने से पहले जल्दी से जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इस टाइप से सच्ची घटना पर आधारित मैं डेली वीडियो या कहानी लाते रहता हूँ। तो दोस्तों इस कहानी में सबसे अहमदार किरदार जिसका होता है वो है डॉक्टर रेवंत। रेवंत कर्नाटक के चिकमगलुरु जो ज़िला होता है उसके कड्डू नाम की जगह में वो है रहते थे। इसी शहर में उनकी एक डेंटल क्लिनिक भी थी। रेवंत के साथ उनकी पत्नी कविता बिंदु भी रहती थी। इस कपल के 2 बच्चे भी थे, जिनमें एक की उम्र 5 साल और दूसरे की उम्र 11 महीने की थी। रेवंत अपनी बीवी बच्चों के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, मगर ये खुशी लंबे समय तक नहीं रहती है। फरवरी 2020 में इस परिवार में कुछ ऐसा होता है जिससे एक पल के लिए पूरा का पूरा परिवार तबाह हो जाता है। रोज़ की तरह 17 फरवरी 2020 की शाम भी रेवंत अपनी क्लिनिक के लिए निकल जाते हैं। क्लिनिक पहुंचकर थोड़ी देर काम करने के बाद शाम के 6:15 पर वो अपनी पत्नी कविता को फ़ोन करते हैं तथा बच्चों का हाल चाल पूछते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बात करने के बाद रेवंत फ़ोन रख देते हैं। फिर रोज़ की तरह 8 बजे के आसपास रेवंत अपने काम से वापस आ जाते हैं। रेवंत के काम से वापस आते ही रेवंत के पड़ोस में रहने वाले लोग अचानक से रेवंत के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं। आवाज़ सुनकर सभी लोग भागते हुए रेवंत के घर पर आते हैं। वहाँ का नज़ारा देखकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर के अंदर फर्श पर रेवंत की पत्नी कविता बिंदु खून से लथपथ पड़ी हुई थी। घर का सामान पूरी तरीके से बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि घर में लूट हुई है। लोग तुरंत कविता के पास भागते हुए जाते हैं। कविता को अस्पताल ले जाने की हलचल शुरू हो जाती है, लेकिन अब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। लोग पाते हैं कि कविता के शरीर में जान नहीं बची। 2 मासूम बच्चों को छोड़कर कविता इस दुनिया से जा चुकी थी। तुरंत ही इस घटना की जानकारी रेवंत द्वारा फ़ोन के जरिए अरासी केरे पुलिस स्टेशन में दी जाती है। केस की जैसी जानकारी मिलती है तो पुलिस की टीम भी जो है मौके पर पहुंच जाती है। घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया जाता है। इधर पुलिस जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद कविता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। रेवंत के बयान पर इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज कर ली जाती है। रेवंत बताता है कि कविता की हत्या किसी लुटेरे ने की है, क्योंकि घर से कई कीमती सामान और ज्वेलरी गायब है। रेवंत के मुताबिक पहले लुटेरे जबरदस्ती घर में घुस आए, फिर लूटपाट करने लगे, जिसका शायद कविता ने विरोध किया होगा। इसी के चलते लुटेरों ने कविता का गला रेतकर हत्या कर दी होगी और फिर जरूरी कीमती सामान लूटकर भाग गए। इस बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस वाले जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। शुरुआती जांच लूटपाट के एंगल से ही की जाती है। शुरुआती जांच में ही पुलिस वालों को इस केस में कुछ अजीब सा लगने लगता है। जैसे रेवंत बयान देता है कि कुछ बाहरी लुटेरे घर में आए और उन्होंने लूटपाट मचाई, मगर शुरुआती जांच में ही पुलिस वालों को घर के अंदर जबरदस्ती लूटपाट के कोई निशान नहीं मिलते हैं। इतना ही नहीं, कविता के साथ भी अगर किसी ने ज़बरदस्ती मारपीट की होती तो वहाँ स्ट्रगल के निशान जरूर मिलते, मगर पुलिस वालों को ऐसा वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता है। घर से कीमती जेवर जरूर गायब मिलते हैं। घर के अंदर फोर्स एंट्री के सबूत नहीं मिलते। पुलिस का शक जो है रेवंत पर जरूर होने लगा था, मगर पुलिस वाले फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतज़ार करते हैं और तब तक अपनी जाँच लूटपाट के एंगल पर ही जारी रखते हैं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो हर कोई शॉक्ड रह जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा जाता है कि कविता की हत्या बड़ी ही सफाई के साथ की गई है, जो एक प्रोफेशनल ही कर सकता है।
पोस्टमार्टम में इस बात के सबूत मिलते हैं कि कविता का गला किसी हथियार से नहीं बल्कि किसी शार्प सर्जिकल ब्लेड से काटा गया है। इसके अलावा कविता के शरीर में एनेस्थीसिया का भी हाई डोज पाया जाता है। सर्जिकल ब्लेड और एनेस्थीसिया मतलब शक की सुई सीधे कविता पति डॉक्टर रेवंत की तरफ जाती है। फिर भी पुलिस वाले जल्दबाजी में कुछ भी कदम उठाने से पहले रेवंत के घर तक आने वाले सभी रास्तों और घर के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का फैसला करती है। इन सीसीटीवी फुटेज में पुलिस वालों को कोई भी सस्पेक्ट नजर नहीं आता है। इसके अलावा जब रेवंत की कॉल रिकॉर्ड से निकाली जाती है तो पता चलता है कि रेवंत पिछले काफी समय से किसी हर्षिता नाम की महिला के साथ संपर्क में था। पत्नी की मृत्यु के बाद भी लगातार वो हर्षिता से बात कर रहा था। अब तक मिले सभी सबूत इस बात की ओर इशारा करने लगते हैं कि शायद रेवंत का हर्षिता से अफेयर है और इसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में रेवंत ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी है। अब पुलिस वाले सच का पता लगाने के लिए एक बार फिर से रेवंत को कॉल करके पुलिस स्टेशन में आने के लिए कहते हैं। इससे पहले भी पुलिस वालों ने कई बार रेवंत को बुलाया था और उससे पूछताछ की थी। हर बार रेवंत पुलिस के बुलाने पर तुरंत थाने पहुंच जाता था और अब तक की जांच में वो पुलिस का पूरा सहयोग भी कर रहा था। मगर 22 फरवरी को एक बार फिर से जब पुलिस वाले रेवंत को बुलाते हैं तो इस बार वो समय पर पुलिस थाने नहीं पहुंचता है। कुछ देर के इंतजार के बाद पुलिस वाले खुद ही रेवंत का पता लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। मगर तभी पुलिस वालों को पास के ही बंदी कुपालू रेलवे गेट पर किसी की लाश पड़े होने की जानकारी मिलती है। जब पुलिस वाले मौके पर जाते हैं तो वो भी शॉक्ड रह जाते हैं। वो लाश और किसी और की नहीं बल्कि रेवंत की ही थी। 5 दिन पहले 2 मासूम बच्चों के सर से मां का साया उठा था और अब पिता भी दुनिया से जा चुके थे। रेवंत की मौत कैसे हुई? किसी ने उसकी हत्या करके रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया या खुद ही रेवंत ने अपना जीवन लीला समाप्त कर ली? अब इसका जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मिल सकता था। इसलिए पुलिस वाले लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। दूसरी तरफ केस को जल्दी से सॉल्व करने के लिए अब पुलिस इस कड़ी में शामिल तीसरे किरदार यानी कि उस महिला की तलाश में लग जाते हैं जिससे लगातार रेवंत फोन पर बातें कर रहा था। जब पुलिस वाले उस दूसरी महिला की जानकारी निकलवाते हैं तो पता चलता है कि उसका नाम हर्षिता है। वो फिलहाल बेंगलुरु के राजेश्वरी नगर के इलाके में रहती थी। पुलिस वाले अब इस मामले में हर्षिता से पूछताछ करने के प्लान में लग जाते हैं। मगर ये क्या, पुलिस वाले हर्षिता तक पहुंच पाते उससे पहले ही पुलिस वालों को जानकारी मिलती है कि हर्षिता ने अपने ही कमरे में अपने ही हाथों से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। पहले कविता, फिर रेवंत और अब हर्षिता। इस केस के मामले में 3 लोग शामिल थे और अब तीनों ही इस दुनिया से जा चुके थे। जब पुलिस वाले हर्षिता के घर पर जाकर जांच शुरू करते हैं तो उन्हें हर्षिता के कमरे से कुछ ज्वेलरी मिलती है। घर के अंदर से बरामद किए गए डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि ये ज्वेलरी 18 तारीख को कविता के पति रेवंत ने भेजी थी। ये सभी ज्वेलरी कविता की थी। इसके अलावा भी पुलिस वालों को कविता और रेवंत की मोबाइल से कई अहम जानकारी मिलती हैं। एक के बाद एक 3 मौतों से कई तरह के सवाल उठ रहे थे। पुलिस वालों पर भी जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करने का दबाव बढ़ने लगा था। इसलिए पुलिस वाले अपना जांच का जो दायरा होता है उसको बढ़ाते हैं और फिर एक के बाद एक सभी कड़ियों को जोड़ना शुरू करते हैं। फाइनली कुछ दिनों के अंदर अपनी जांच पूरी करने के बाद पुलिस की ओर से इस केस से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आती है। पुलिस द्वारा जांच के बाद किए गए खुलासे के मुताबिक कविता और रेवंत की शादीशुदा जिंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। दोनों काफ़ी खुश थे। इसी बीच सोशल मीडिया के माध्यम से रेवंत की मुलाकात हर्षिता से होती है। कुछ दावों के मुताबिक हर्षिता और रेवंत की मुलाकात घर किराए पर लेने देने के दौरान हुई थी। खैर, पहली मुलाकात के बाद इन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। फिर दोनों में दोस्ती होती है और यही दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल जाती है। समय के साथ इन दोनों का प्यार इतना गहरा हो जाता है कि रेवंत ये भी भूल जाता है कि वो शादीशुदा है और उसके 2 मासूम बच्चे भी हैं। वो सब कुछ भूलकर अब हर्षिता से शादी करने के सपने देखने लगता है। इस शादी में रेवंत के लिए सबसे बड़ी अड़चन उसकी पत्नी कविता थी। वो कविता से पीछा छुड़ाने के लिए अलग अलग तरीके आजमाने लगता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। उधर हर्षिता उस पर शादी के लिए दबाव बनाती रहती है। कमाल की बात तो ये थी कि हर्षिता की ऑलरेडी 2 शादी पहले ही हो चुकी थी।
पहली शादी लगभग 2010 के आसपास हुई थी, लेकिन वो शादी ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाई और पहले पति से हर्षिता का डिवोर्स हो गया था। फिर उसने अपनी दूसरी शादी सुंदर नाम के व्यक्ति से की थी। सुंदर और हर्षिता का एक बच्चा भी था। ये तीनों बेंगलुरु में ही एक साथ रह रहे थे। इसके बावजूद अब हर्षिता रेवंत से शादी करने को बेचैन थी। जब हर्षिता का दबाव ज़्यादा बढ़ने लगता है तो रेवंत पत्नी को मारकर रास्ते से हटाने के खौफनाक प्लान में लग जाता है। रेवंत चाहता था कि वो पत्नी को ख़त्म ही कर दे और इस मामले में उसका नाम भी ना आए। इसलिए पूरी प्लानिंग करने के बाद 17 अगस्त 2020 को वो पहले तो अपने दोनों बच्चों को किसी बहाने से अपने रिश्तेदार के घर भेज देता है। फिर धोखे से अपनी पत्नी के शरीर में काफ़ी अधिक मात्रा में एनेस्थीसिया इंजेक्ट कर देता है। एनेस्थीसिया की वजह से कविता बेहोश हो जाती है। कविता के बेहोश होने पर रेवंत सर्जिकल ब्लेड के जरिए कविता का गला घोंट देता है और फिर घर में रखे सभी कीमती जेवर निकालकर एक थैली में रख लेता है। यहाँ तक कि मरते समय कविता ने जो गले का हार पहना हुआ था, रेवंत वो हार भी निकालकर अपने साथ ले जाता है और फिर उसे अपनी गर्लफ्रेंड हर्षिता के पते पर भेज देता है। फिर बड़े आराम से अपनी क्लिनिक से वापस आकर चीखने चिल्लाने का नाटक करता है और पुलिस वालों को लूटपाट की झूठी कहानी सुनाकर गुमराह कर देता है। उधर कविता के मरने के अगले ही दिन यानी 18 अगस्त 2020 को घर से गायब किया हुआ पूरा सोना हर्षिता रिसीव कर लेती है। पुलिस वालों के बयान के मुताबिक जब रेवंत को लगने लगता है कि अब वो पुलिस की पकड़ से नहीं बच पाएगा और उसका सच दुनिया के सामने आ जाएगा, तो बस इसी डर से वो पुलिस के बुलाने के बाद पुलिस थाने जाने की बजाय रेलवे ट्रैक पर चला जाता है और फिर चलती ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर लेता है। कविता का केस थोड़ा हाई प्रोफाइल था और लोकल लेवल पर इस खबर को मीडिया वाले लगातार फॉलो कर रहे थे, इसलिए कविता के पति रेवंत की मौत की न्यूज़ भी खबरों में आ जाती है। इस बात की जानकारी न्यूज़ के माध्यम से ही हर्षिता को भी हो जाती है। अब उसे डर सताने लगता है कि हो ना हो पुलिस उस तक भी पहुंच जाएगी और फिर उसे जेल जाना पड़ेगा। बस इसी डर से रेवंत की मौत के कुछ ही घंटों के बाद हर्षिता भी अपने कमरे के अंदर ही पंखे से लटक कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देती है। कुल मिलाकर एक नाजायज रिश्ते के कारण 3 लोगों की जान चली जाती है। इस पूरे मामले में पुलिस वालों को कविता के मरने की वजह और कविता को मारने वाला भी मिल जाता है। इसके बावजूद पुलिस को इस केस की फाइल बंद करनी पड़ती है, क्योंकि इस पूरे मामले में प्राइम सस्पेक्ट रेवंत और हर्षिता ही इस दुनिया से जा चुके थे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिस पर केस चलाया जा सके। एक सवाल आपके जहन में जरूर आ रहा होगा कि जब माता पिता मर गए तो उन बच्चों के साथ क्या हुआ। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में खबरें तो इंटरनेट पर मौजूद नहीं हैं, लेकिन कुछ सोर्स के मुताबिक कविता और रेवंत के दोनों बच्चों को उनके ही एक रिश्तेदार ने गोद ले लिया और वो दोनों बच्चे अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं। तो दोस्तों, पूरी कहानी जानने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, इधर वीडियो ख़त्म होता है और इस टाइप से वीडियो देखना है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कई दोस्त हमारे वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।